हम हलंबर शॉर्ट नोट्स की हमारी वीडियोस को इसमें हम इस चैप्टर का लास्ट जो कंसेप्ट है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन उसको पढ़ेंगे। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का कंसेप्ट जोड़ा जाता है C.W. मिल से। ठीक है, C.W. मिल से जोड़ा जाता है। इनका कहना है कि C.W. मिल्स का कि आप स्ट्रक्चर जब पढ़ रहे हो सोसाइटी का तो साथ में इंडिविजुअल्स की लाइफ्स भी पढ़ते हुए चलो। अगर आप सोसाइटी को समझ रहे हो तो इंडिविजुअल को भी पढ़ना ज़रूरी है, इंडिविजुअल लाइफ्स की जानकारी रखना भी ज़रूरी है। उन्होंने इस चीज़ को नाम दिया सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। कहने का मतलब ये है कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन जब हम कह सकते हैं कि ये तब होती है जब लोग अपने प्राइवेट इश्यूज़ को, इंडिविजुअल लाइफ्स को, पर्सनल प्रॉब्लम को पब्लिक इश्यूज़ के तौर पे समझे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मान लीजिए फाइनेंशियल परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप इसको ये ना देखते हुए कि आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, इसको पब्लिक इशू के तौर पर देखें। क्योंकि अगर आपको एनजाइटी हो रही है, फाइनेंशियल परेशानी आपको है, तो कहीं ना कहीं ऐसे फैक्टर्स हैं जो सोसाइटी के द्वारा हुए हैं जिससे आपको परेशानी हो रही है। हो सकता है आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी सोसाइटी की तरफ से नहीं मिल रही हो सकता है सोसाइटी में उतनी अपॉर्चुनिटीज़ या उतनी जीडीपी या सोसाइटी में उतने प्रोविज़न, गवर्नमेंट उतने प्रोविज़न नहीं रख रही हो आपके लिए कि आपको फाइनेंशियल परेशानी ना हो, इतना एक्सेसिबिलिटी टू द रिसोर्सेज नहीं हो। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, वॉर है, मैरिटल ब्रेकडाउन है, ये जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं ना, ये उनको देखना चाहिए सोसाइटी के टर्म्स में भी। ठीक है, क्योंकि एज ए इंडिविजुअल जब आप इनसे रिएक्ट कर रहे हो तो इसके कॉन्सिक्वेंस सोसाइटी के लिए भी होते हैं। अगर आप फाइनेंशियल परेशानी से जूझ रहे हो और उसके लिए अगर आप गलत कदम उठाते हो या परेशान होते हो या अपनी अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हो सकता है आपके पास एक बहुत अच्छी डिग्री भी हो बट आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो इसकी सोसाइटी के लिए तो कॉन्सिक्वेंसेस हैं ही। सरकार ने जो एजुकेशन पे खर्च किया या सरकार के पास एक बहुत जो स्किलफुल लोग हो सकते थे वो नहीं हैं क्योंकि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ठीक है, तो मिल्स कहते हैं कि इन इश्यूज़ को समझो आप वाइडर सोशल फोर्सेस में। ठीक है, मान लीजिए कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं कि जिसकी वजह से आप बेरोजगार हो, कुछ हो सकते हैं ऐसे कि आपकी पर्सनल कुछ प्रॉब्लम है या ईगो इश्यूज़ हैं, या हो सकता है जिस कंपनी में आप काम करते थे वो कंपनी का अपना खुद का अलग इशू चल रहा है। लेकिन जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ ही रही है, आप बेरोजगार हैं बट बेरोजगारी जो दर है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर वो बढ़ रही है तो इसका मतलब है दिस इज़ अ पब्लिक इशू। ओके, सोशलजिस्ट को इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन भी देखनी चाहिए सोसाइटी की। ठीक है, पर्सनल सिचुएशन भी नहीं देखनी चाहिए, सोशल पॉलिटिकल भी देखनी चाहिए और ओवरऑल पर्सनल प्लस सोसाइटल दोनों पर्सपेक्टिव्स को देखना चाहिए। ये सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन कहती हैं। समझ में आ गया? तो ये था हमारा सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का C.W. मिल्स का कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है, उसका नाम है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से चीज़ों को पढ़ेंगे। हल्लम्बस में जितनी चीज़ें कवर हो सकती थी इसमें कवर करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, ब्यूटीफुल तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। ऐसा नहीं किया गया कि सिंपली बुक को स्कैन करके आपके सामने रख दिया और उसको एक एक लाइन बस मैं पढ़ के समझा रहा हूँ, नहीं। पहले इस पर काम किया गया है, इसको अट्रैक्टिव बनाया गया है और जितने पेजेस की हरलम्बस थी उसके हिसाब से इसको शॉर्ट किया गया ताकि आपका टाइम बचे, समय बचे और आपके अटैम्प्ट बचे। ठीक है, 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में। पावर, प्रेस्टीज, वेल्थ। पावर, प्रेस्टीज और वेल्थ ये हम पढ़ेंगे। पावर क्या होती है? पावर होती है द डिग्री टू विच इंडिविजुअल ग्रुप्स कैन इम्पोज देयर विल ऑन अदर्स विद और विदाउट कंसेंट ऑफ दोज अदर्स। मान लीजिए आपके पिताजी ने आपको एक काम बोला, ऐसा करो, और तुम वो काम करते हो। ठीक है, लेकिन आपसे पूछे नहीं कि क्या कर पाओगे, क्या आपकी अनुमति है, आपकी परमिशन थोड़ी लेते हैं आपके पिताजी। कोई भी इंसान जब अपने बेटे को या किसी को भी ऑर्डर दे रहा है, अगर वो पावरफुल है या उसकी कोई रिस्पेक्ट है, कुछ भी है,
और वो उसकी सामने वाले की इच्छा के बिना अपनी इच्छा अगर थोप रहा है और पूरी हो रही है, वो होती है पावर, राइट। प्रेस्टीज क्या होती है? प्रेस्टीज होता है एस्टीम, ऑनर, ठीक है, जो कि सोशल पोजीशन पे कुछ ऐसे हो, आप ऐसी पोजीशन है, ऐसा हो सकता है कि आप जैसे बहुत आप एक्सपीरियंस टीचर हो, समाज में इज्जत है, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं, या आपकी कुछ लाइफस्टाइल ऐसी है कि जिसकी वजह से समाज में आपकी ऑनर है, समाज आपकी इज्जत करता है, वो है प्रेस्टीज। वेल्थ, ये तो पता ही होगा सबको, मटेरियल पोजेशन डिफाइंड एज वैल्यूएबल इन पर्टिकुलर सोसाइटी। जो भी मटेरियल चीज़ें वैल्यूएबल होती है वो आपके पास जितनी होगी उतना वेल्थ है। तो मटेरियल तो आपको पता ही है, पैसा, गाड़ी, बंगला, तो वेल्थ के हिसाब से वो चीज़ मेजर की जाती है। तीनों की डेफिनेशन, तीनों के कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कंसेप्ट क्लैरिटी इज़ वन ऑफ द यू कैन से अ पावरफुल की टू गेट गुड मार्क्स इन सोशियोलॉजी। अगर आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर है, अगर आप डेफिनेशंस पे आपकी मास्टरी है, तो आप चीज़ों को समझ के अपने पॉइंट्स भी जनरेट कर सकते हैं। आई होप ये तीनों चीज़ें आप अच्छे से रट लेंगे। नाउ द कॉन्सेप्ट इज़ इग्लिटरिज्म। ये क्या होता है? ये एक फ़िलॉसफी है। ये फ़िलॉसफी क्या कहती है? फ़िलॉसफी कहती है कि सोसाइटी में सब मेंबर इक्वल होने चाहिए, सोसाइटी में सब मेंबर इक्वल हैं। प्रेस्टीज के आधार पर, ये आप कह सकते हो पावर, प्रेस्टीज और वेल्थ के आधार पर रैंक नहीं किया गया है। कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जो बहुत हाई सोशल स्टेटस रखता हो, ठीक है, या कोई किसी का लोअर सोशल स्टेटस नहीं है, ठीक है। ओवरऑल लोगों के पास पावर है, नॉट टू इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के पास पावर नहीं है, कोई हायर स्टेटस का या लोअर स्टेटस का नहीं है। समझ में आ गया? ये फिलॉसफी भी आपको याद रखनी है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि इग्लिटरिज्म पॉसिबल है, क्या क्या चैलेंजेस हमारे सोसाइटी में जो आज भी इग्लिटरिज्म हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो इन पे फिर आपको पढ़ना पड़ेगा कि अच्छा चैलेंजेस क्या क्या हैं, तो वो चैलेंजेस हम धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले दोनों की डेफिनेशन आप याद रखिए, सोशल इनइक्वालिटी, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। जैसा कि मैंने कहा कि इन सीरीज़ को देखने से आपका सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या होगा? आप गेस करो। सबसे बड़ा फ़ायदा आपको खुद को क्या फ़ायदा लगता है? पहले तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपका इंडिविजुअली क्या प्रॉब्लम थी जो हर नंबर्स पढ़ने से आ रही थी और जो वीडियोस लेक्चर्स पढ़ने से आपकी सॉल्व हो गई। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा फ़ायदा आपका ये होगा कि आपको डेफिनेशन छट जाएंगी। इनमें आपको बिल्कुल ऐसे निखार के मैं डेफिनेशंस लेके आया हूँ, एकदम बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प, जो एग्जैक्टली दे रखी है, कुछ तोड़ा मरोड़ा नहीं गया इसमें, बस उसमें जो रिलेवेंट है वो चीज़ें आपके सामने पेश कर दी हैं। आपके सामने सोशल इनइक्वालिटी और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन दोनों की डेफिनेशन अब पढ़ लो। वीडियो पोस्ट करके पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ तो भी समझ में आ जाएगा। तो सोशल इनइक्वालिटी क्या होती है? सोशल इनइक्वालिटी होती है सोशली क्रिएटेड जो इनइक्वालिटीज़ है उनका एग्जिस्टेंस। सोशल इनइक्वालिटी इज सोशली क्रिएटेड इनइक्वालिटीज़ या डिस्पैरिटीज़ यू कैन से, ठीक है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एक तरह का सोशल इनइक्वालिटी का फॉर्म होती है, पार्ट होती है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज द पार्ट ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज द पार्ट ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है कि सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। मान लीजिए ग्रुप है और इनकी रैंक अलग अलग है, ये फर्स्ट रैंक पे, सेकंड रैंक पे, या इनकी प्रेस्टीज, इनकी पावर, इनकी वेल्थ बाकी जो ग्रुप से अलग अलग है। हर ग्रुप की अपनी एक पावर है, ठीक है, हर ग्रुप की अपनी प्रेस्टीज है, वेल्थ है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक तरफ मैं रख दूं मान लो टीचर्स और एक तरफ मैं रख दूं प्रिंसिपल्स, ठीक है, और एक तरफ मैं रख दूं पियोन। हालांकि कोई काम छोटा होता नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं होता, बट मैं आपके एग्जाम्पल के लिए आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। अब पियोन्स, टीचर्स और प्रिंसिपल्स दोनों में से किसकी हायर प्रेस्टीज या वेल्थ होगी? ऑफ कोर्स प्रिंसिपल्स होगी कि नहीं होगी? तो सोशल ग्रुप्स जो हैं वो अलग अलग हैं सोसाइटी में। इस तरीके से सोशल, जैसे स्कूल के मैंने ग्रुप बताए, समाज में भी तो ग्रुप होते हैं। आपके आसपास आपने देखा होगा कि कुछ लोग कुछ कम्युनिटी है, कुछ ग्रुप है जिनको हायर रैंक किया जाता है, उनकी प्रेस्टीज और वेल्थ से। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, अग्रवाल कम्युनिटी हो गया, या सिंधी कम्युनिटी हो गया। कई बार आप जैन कम्युनिटी भी देखते हो कि ये ग्रुप्स हैं जो कि प्रेस्टीज और वेल्थ में काफ़ी ज़्यादा जो है पावरफुल हैं, ठीक है। और जो लोग इस ग्रुप में हैं, पीपल दोज हु आर बिलोंगिंग टू एनी पार्टिकुलर ग्रुप, उनको पता है कि हम इस ग्रुप के मेंबर हैं, हमारे इंटरेस्ट क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है। ये सबसे बड़ा कंसेप्ट है। समझ रहे इसका मतलब क्या है? उनको कॉन्शियसनेस है, उनको पता है कि मैं किस ग्रुप में रहता हूँ,
मेरी क्या एक्सपेक्टेशन, मेरी क्या लाइफस्टाइल है। जैसे आप देखते हो कुछ अमीर लोगों का अलग लाइफस्टाइल होता है, उनकी दिनचर्या अलग होती है, वो चलते हैं तो अलग तरीके से चल रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं तो अलग कपड़े पहन रहे हैं, इंसान वही, ठीक है ही वही चीज़ें, बट उनको पता है मेरी लाइफस्टाइल अलग है, मेरे को किन लोगों से मिलना है, किन से बात नहीं करना है। तो सोशल स्ट्रेटास क्रिएट हो जाता है। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है स्ट्रेटास क्रिएट हो गए। स्ट्रेटास माने ऐसे ग्रुप क्रिएट हो गए और उनमें वो रैंक के आधार पर जो सोसाइटी में बटे हुए हैं। समझ में आ गया? बहुत ही आसान है, बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं। हम लोग आसपास देखते हैं, सोशियोलॉजी का यही फ़ायदा है। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी पूरी सोशियोलॉजी में, दुनिया की कितनी भी उठा के आप देख लो किताबें, जो आपको लगता हो यार ये तो मैंने कभी फील ही नहीं किया, या ये कभी मैंने देखा नहीं। हो सकता है आपने देखा हो, आपको अवेयरनेस नहीं हो, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए हो, आपके साथ आसपास वो हो रही है, बट आप पढ़ के ही बोलोगे हाँ यार इसको कभी मैं समझ नहीं पाया, हालांकि देखा है, एक्सपीरियंस किया है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी इस पूरी बुक में या कहीं भी जो आपको लगे मैंने अलग है। और इसलिए बच्चे डर जाते हैं कई बार सोशियोलॉजी देख के कि यार क्या है, थ्योरीज है, थिंकर्स, अरे नहीं, वही चीज़ें अच्छे तरीके से कोडिफाइड फॉर्म में दी हुई हैं। एग्जाम्पल स्ट्रेटिफिकेशन का जैसे यहाँ पे क्या दिया गया, इंडियन कास्ट सिस्टम। इंडियन कास्ट सिस्टम की हम लोग बात करें तो आपको पता है 5 मेन स्ट्रेटाज हैं, 4 तो वर्णा होते हैं और अनटचेबल्स का भी होता है। 5th ग्रुप कौन सा होता है? अनटचेबल्स का। 1 2 3 4 5 इंडियन कास्ट सिस्टम ऐसा चलता है, ठीक है। तो ये जो 4 वर्णा है, आई होप आप सब लोगों को वर्णा वगैरह तो 4 ग्रुप्स तो पता ही होंगे, अपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़े होंगे, ठीक है। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो 5th ग्रुप है अनटचेबल्स का, आउटकास्ट का, ठीक है, तो ये 5th ग्रुप हो जाता है। तो इंडियन सोसाइटी इन हिंदू सोसाइटीज़ में बटी हुई है, ठीक है। और अक्सर ये बोला जाता है कि अनटचेबल्स जो हैं उनको अनक्लीन डिग्रेडिंग टास्क करने पड़ते हैं, गांव के बाहर रहते हैं, अलग एक झुंड बना के रहते हैं। कई बार आपने आसपास अपने देखा होगा ना कि लोग अलग स्लम्स बने हुए हैं, झोपड़ियों में कुछ लोग रह रहे हैं, वही जो है वो आपके कचरा भी साफ़ करते हैं, वही लोग नाली साफ़ करते हैं, वही लोग आसपास की कम्युनिटी को वो सर्विसेज देते हैं जो कि अनक्लीन और डिग्रेडिंग माना जाता है, ठीक है। अब प्रेस्टीज किस हिसाब से बटी हुई है? वो बटी होती है रिचुअल प्योरिटी। इंडियन कास्ट सिस्टम में प्रेस्टीज किस हिसाब से बटी हुई है? किस आदमी को कितनी प्रेस्टीज है वो डिपेंड करता है उसकी प्योरिटी कितनी है, ठीक है। अब देखिए इस तरह की चीज़ें होंगी, आप सोचोगे कि ऐसी बातें भी हो रही है आज के मॉडर्न सोसाइटी में, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब ये तो एक जो सोसाइटी में एक्सपीरियंस है, सोसाइटी में जो घटना है उसके आधार पर चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इंडियन कास्ट सिस्टम में आपको पता है ब्राह्मण्स को सबसे ज़्यादा प्योर माना जाता है, तो उनकी प्रेस्टीज भी हायरार्की में सबसे ऊपर है, ठीक है। तो प्रेस्टीज जितनी होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी पावर होगी। हायरार्की ऑफ प्रेस्टीज वॉज मिरर्ड बाय हायरार्की ऑफ पावर। इसका मतलब ये है कि जितनी उसकी प्रेस्टीज उतनी उसकी पावर। ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, ठीक है। फिर कौन आते हैं पता होगा आप सब लोगों को, 100% पता होगा, कमेंट करो, ठीक है। तो ब्राह्मण्स को माना जाता है कि वो इस प्रेस्टीज में सबसे ऊपर हैं, वही ये सब चीज़ें संभालते हैं, वही उनके पास पावर है, क्योंकि लॉ, लीगल सिस्टम सब, चाणक्य का नाम आपने सुना है, बहुत सारे ऐसे, हालांकि ऐसा भी हुआ है कि हर राजा जो है ब्राह्मण नहीं था, बट मेनली माना गया है, ठीक है। अगर वेल्थ की इनक्वालिटी है हमारे देश में, अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, तो वो उसकी प्रेस्टीज और पावर पे डिपेंड करता है। और ये देखा गया है कि ब्राह्मण्स लार्जेस्ट लैंड ओनर्स रहे रूरल इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये चीज़ समझो, ब्राह्मण क्षत्रियास प्रेस्टीज और पावर के मामले में आगे रहे हैं। तो ये तो आप लोग को पता है, इसमें क्या अलग बोला मैंने, पता है ना आपको कि ये चीज़ें होती हैं कि जिसके पास प्रेस्टीज होगी, जिसके पास पावर होगी, उसी के पास तो वेल्थ होगी, और यही चीज़ तो यहाँ बोली गई है, ठीक है। हायरार्की बनी हुई है, एक हायरार्की बनी हुई है, आप समझ रहे हैं कि ये ब्राह्मण्स हैं, क्षत्रियास हैं, वैश्यास हैं, ठीक है। ये इस तरीके से जो है बनी हुई हैं, ठीक है। तो हर जो ग्रुप में जो बंदा है, ब्राह्मण्स है या क्षत्रियास है, उनको पता है उनकी आइडेंटिटी क्या है, उनको पता है उनके इंटरेस्ट क्या है, उनकी पता है उनकी लाइफस्टाइल क्या है। कॉमन आइडेंटिटी, इंटरेस्ट और लाइफस्टाइल से वो अवेयर रहते हैं। उनके बच्चों को शुरू से इस तरीके से तैयार कर दिया जाता है कि तुम इस कम्युनिटी के हो, इस कम्युनिटी के हो, ऐसे रहो, ठीक है। इवन ज़रूरी नहीं है कि अगर स्ट्रेटा नहीं है तब भी तब की इनइक्वालिटी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। हमारे देश में जैसे स्ट्रेटा बने हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यूएस में नहीं है कास्ट सिस्टम, बिल्कुल नहीं है ना, लेकिन फिर भी वहाँ इनइक्वालिटी है। तो आपसे अगर
ये पूछ लिया जाए कि सोशल इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती है विदाउट स्टेटा क्रिटिकली एग्जामिन, तो बोलना सर नहीं है। आप उसमें अपने आंसर में एग्जाम्पल देना। यूएस में आप देख लो, यूएस में बाकी वेस्टर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा है। के कर्व ग्रोथ की बात होती है कि जो हायर स्किल्ड पर्सन है वो कमाता जा रहा है, लोअर स्किल्ड वो कमाता नहीं जा रहा। एआई की आजकल बात हो रही है, ये तो सबसे ज़्यादा है। जो एआई में आगे बढ़ गया, जो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गया, वो बढ़ता चला जा रहा है, तो उसको इनइक्वालिटी हो रही है कि नहीं हो रही है। जो लो स्किल्ड सेम स्किल्ड पर्सन है वो उतना नहीं कमा पा रहे हैं। इसमें कास्ट तो कोई फैक्टर है नहीं, बट फिर भी ये इनइक्वालिटी, चाहे वो यूएस हो, चाहे इंडिया हो, चाहे वो वेस्टर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हो, सबको झेलनी पड़ जाती है। सब ये चीज़ समझते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, ये कॉन्सेप्ट्स आज के लिए इतना ही। अब आप इन्हें देखिए, समझिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ।